नमस्कार दोस्तों। तो आज हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है और पूछा जा सकता है, जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, केवीएस, एनवीएस और भी जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर। पहला सवाल, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, भारतेंदु ग्रंथावली के संपादक का नाम क्या है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है तो इसके बारे में जानना आवश्यक है। तो भारतेंदु ग्रंथावली के संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ओम प्रकाश। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो भारतेंदु ग्रंथावली के संपादक का नाम है ओम प्रकाश। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, इतिहास दिवाकर की उपाधि किसे दी गई है। तो इतिहास दिवाकर की उपाधि किसे दी गई है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुलेरी। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी को इतिहास दिवाकर की उपाधि दी गई है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। भरत मुनि के अनुसार करुण रस के देवता कौन हैं? तो भरत मुनि के अनुसार करुण रस के देवता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यम। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो यम जो है वो करुण रस के देवता माने जाते हैं भरत मुनि के अनुसार। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारवी का वास्तविक नाम क्या है? तो भारवी का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दामोदर। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, दामोदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल कविता यह कदम का पेड़ की लेखिका का नाम क्या है? तो बाल कविता यह कदम का पेड़ के लेखिका का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि कदम का पेड़ ये किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है बाल कविता के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई धारा के द्वितीय उत्थान काल का एकमात्र उपन्यासकार शुक्ल के अनुसार कौन माना जाता है? तो फिर से पढ़ते हैं। नई धारा के द्वितीय उत्थान काल का एकमात्र उपन्यासकार शुक्ल ने किसे माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, किशोरी लाल गोस्वामी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो नई धारा के द्वितीय उत्थान काल का एकमात्र उपन्यासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन है? तो वो है किशोरी लाल गोस्वामी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसके बारे में भी जानना आवश्यक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रघुवीर सहाय ग्रंथावली कितने खंडों में विभक्त है? तो रघुवीर सहाय ग्रंथावली कितने खंडों में विभक्त है, इसकी संख्या क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 6। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, 6। मुक्ति बोध की प्रसिद्धि का मुख्य हेतु क्या है? तो मुक्ति बोध की प्रसिद्धि का मुख्य हेतु क्या है? इसका मुख्य
कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लंबी कविता। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो मुक्ति बोध की प्रसिद्धि का मुख्य हेतु है लंबी कविता। ये प्रश्न भी ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, तो इसके बारे में भी जानना आवश्यक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नया खून नामक पत्रिका का संपादन कहाँ से होता था? तो नया खून नामक पत्रिका का संपादन कहाँ से होता था, उसका स्थान क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नागपुर। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो नया खून नामक पत्रिका नागपुर से प्रकाशित होता था। कुबलय माला कथा के रचनाकार का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, नेट में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो कुबलय माला कथा के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उद्यतन सूरी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो उद्यतन सूरी जो हैं ये कुबलय माला कथा के लेखक हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो की रचना खालिक बारी किस प्रकार की रचना मानी जाती है? तो अमीर खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः किस प्रकार की रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फारसी हिंदी संकलन। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, फारसी हिंदी संकलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? तो किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आनंद कुमार स्वामी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबरस के रचनाकार का नाम क्या है? तो सबरस के रचनाकार का नाम क्या है या इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुल्ला वजही। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, मुल्ला वजही। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ये प्रश्न भी ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसके बारे में भी जानना आवश्यक है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सन 1800 में। तो सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी कलकत्ता में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। बेकसी का मजार उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो बेकसी का मजार उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रताप नारायण श्रीवास्तव। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि बेकसी का मजार किस प्रकार के साहित्यिक कृति या किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है उपन्यास के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक का नाम क्या है? तो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बाबू श्याम सुंदर दास। तो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक माने जाते हैं बाबू श्याम सुंदर दास। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुक्तिबोध दिग्विजय
महाविद्यालय राजनंदनगांव में सेवारत थे, तो मुक्तिबोध दिग्विजय महाविद्यालय राजनंदगांव में किस विभाग में सेवारत थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हिंदी विभागाध्यक्ष। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो हिंदी विभाग में मुक्तिबोध सेवारत थे दिग्विजय महाविद्यालय में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, वो हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर में बिंब विधान क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, तो इसमें जो है किस प्रकार का बिंब विधान है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चाक्षु बिंब। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहर्ष स्वीकार है कविता में संबोधन क्या हुआ है? तो सहर्ष स्वीकार है कविता में क्या संबोधन हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अज्ञात आलंबन। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि सहर्ष स्वीकार है ये किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है या किस प्रकार के साहित्यिक कृति के अंतर्गत आती है? तो ये जो है कविता के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से भी दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसकी पंक्ति में गिरा अर्थ जल बीची सम कहियत भिन्न न भिन्न? तो किसकी पंक्ति ये मानी जाती है, गिरा अर्थ जल बीची सम कहियत भिन्न न भिन्न? तो ये किसकी पंक्ति मानी जाती है, किस कवि की ये पंक्ति मानी जाती है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पंक्ति पूछी गई है कि इसके कवि का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गोस्वामी तुलसीदास। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो गिरा अर्थ जल बीची सम कहियत भिन्न न भिन्न, इस प्रसिद्ध पंक्ति के कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी महाशूद्र के लेखक कौन हैं? तो कहानी महाशूद्र के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मोहनदास नेमिष-राय। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो मोहनदास नेमिष-राय जो हैं ये महाशूद्र कहानी के लेखक हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि महाशूद्र ये किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है कहानी के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से भी दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो इसके बारे में भी जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खुद को उर्दू और हिंदी का दोआब मानने वाले कवि कौन हैं? तो खुद को उर्दू और हिंदी का दोआब मानने वाले कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शमशेर बहादुर। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो इसके बारे में भी जानना आवश्यक है। तो गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्राकृत। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? तो वो है प्राकृत। चलिए आगे बढ़ते हैं। बरवे रामायण में कितने बरवे हैं? तो बरवे रामायण में कितने बरवे हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
69। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शमशेर बहादुर सिंह ने चित्रकला की शिक्षा किससे प्राप्त की? तो शमशेर बहादुर सिंह ने चित्रकला की शिक्षा किससे प्राप्त की? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उकील बंधुओं से। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, जायसी किस सूफी फकीर के शिष्य थे? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी किस सूफी फकीर के शिष्य थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शेख मोहिदी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं वो शेख मोहिदी के शिष्य हैं। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुजान किस प्रेमाख्यान काव्य का नायक है? तो सुजान किस प्रेमाख्यान काव्य का नायक है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चित्रावली। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो सुजान जो है वो चित्रावली प्रेमाख्यान काव्य का नायक है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्तमाल के रचयिता कौन है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो भक्तमाल के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नाभादास। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? तो वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रामानुज। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं रामानुज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टयाम के रचनाकार का नाम क्या है? तो अष्टयाम के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नाभादास। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। तुलसी चरित्र रचना किसकी है? तो तुलसी चरित्र रचना के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, रघुवर दास। तो रघुवर दास जो हैं वो तुलसी चरित्र नामक रचना के लेखक हैं। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या था? तो गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या था? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नरहैयानंद। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो नरहैयानंद जो हैं वो गोस्वामी तुलसीदास के गुरु माने जाते हैं, और ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो इसके बारे में भी जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक पंक्ति दी हुई है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसी के संदर्भ में उपरोक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो फिर से पढ़ते हैं। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तो तुलसी के संदर्भ में ये पंक्ति किस रचनाकार की मानी जाती है या किस लेखक की मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के रचनाकार या इसके कवि का नाम क्या है।
तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं, अत्यंत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। सुरतीय नरतीय सब चाहती अस होए। तो ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो सुरतीय नरतीय सब चाहती अस होए। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोस्वामी तुलसीदास। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सूत होए। ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? ये भी अत्यंत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत होए। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रहीम। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। गोस्वामी तुलसीदास और रहीम ये दोनों समकालीन कवि हैं और दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। तो ये पंक्ति जो है इसके लेखक हैं रहीम, और ये पंक्ति ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस की रचना किस पद्धति पर की गई है? तो गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस पद्धति पर की है? उस पद्धति का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोहा चौपाई पद्धति। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है और अत्यंत ही प्रसिद्ध ये प्रश्न है, ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि रामचरितमानस की पद्धति क्या है। तो इसकी पद्धति जो है वो दोहा चौपाई पद्धति मानी जाती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिझी आपनी बुझी पर खीजी विचार विहीन ते उपदेश न मानही मोह महोदधि मीन। इस प्रसिद्ध दोहे के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। रिझी आपनी बूझी पर खीजी विचार विहीन ते उपदेश न मानही मोह महोदधि मीन। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोस्वामी तुलसीदास। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 7 कांड हैं। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परिछाही पंक्ति तुलसी के किस ग्रंथ से ली गई है? अत्यंत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पंक्ति पूछी गई है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परिछाही प्रसिद्ध पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कवितावली। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने विश्व प्रसिद्ध काव्य या महाकाव्य रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा है? तो गोस्वामी तुलसीदास ने अपने विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अवधी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। 12वें रामायण में कितने कांड और कितने छंद हैं? तो 12वें रामायण में कितने कांड और कितने छंद हैं? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 7 कांड हैं और 69 छंद हैं। तो 12वें रामायण में 7 कांड और 69 छंद हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और इसके लेखक हैं गोस्वामी तुलसीदास। तो यहाँ से 3 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुल्हिन गावहु मंगलाचार हम घर आए हों राजा राम भरतार, यह पद किसने लिखा है? ये भी
प्रश्न कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो दुल्हिन गावहु मंगलाचार, हम घर आए हों राजा राम भरतार। तो इस प्रसिद्ध पद के कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कबीरदास। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामायण महानाटक के रचयिता कौन हैं? तो रामायण महानाटक के रचयिता या इसके रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्राणचंद चौहान। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीताराम को युगल सरकार का संबोधन कौन से मत के लोग देते हैं? तो सीताराम को युगल सरकार का संबोधन कौन से मत के लोग देते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वसुखी शाखा। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, स्वसुखी शाखा। भक्तमाल के टीकाकार इनमें से कौन है? तो भक्तमाल के टीकाकार इनमें से कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रियादास। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो भक्तमाल के टीकाकार जो हैं वो प्रियादास माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्त नामावली किसकी रचना मानी जाती है? तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, तो भक्त नामावली किसकी रचना मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवदास। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी एक अत्यंत ही प्रसिद्ध पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो फिर से पढ़ते हैं। बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। रामचरितमानस की रचना का आरंभ किस क्षेत्र से हुआ था? तो रामचरितमानस की रचना का आरंभ किस क्षेत्र से हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है। मलिक मोहम्मद जायसी को महाकवि के रूप में किस आलोचक ने प्रतिष्ठित किया है? तो मलिक मोहम्मद जायसी को महाकवि के रूप में किस आलोचक ने प्रतिष्ठित किया है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी को महाकवि की उपाधि दी है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 252 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार का नाम क्या है? तो 252 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार का नाम क्या है, या इसके रचयिता लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोकुल दास। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, गोकुल दास। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमने हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की चर्चा की, जो ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम और भी हिंदी साहित्य के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो अगर आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।